everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover Chapter 21 Neural Control and Coordination of Class 11 Biology. So let's start. अब चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है. तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस में दाखिल करते हैं, यानी कि एक दूसरे के फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो एनर्जी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, ताकि क्योंकि जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है. अगर मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेगी तो एनर्जी डिमांड भी तो ज़्यादा होगी. अब एनर्जी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा और ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करेगा. इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है, जिस वजह से हमारा ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता जाता है. तो अब अगर सपोज करो कि हमने फिजिकल एक्सरसाइज रोक दी, जब हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज रोक देंगे तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी वगैरह मिलकर कर रहे थे वो सब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे. यानी कि जो ये फंक्शन है, मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड, ये सब एक साथ ही नॉर्मल उसमें अगर कंडीशन में आया, इसका मतलब ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क कर रहे थे. तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन. हमारी ह्यूमन बॉडी में दो सिस्टम्स हैं जो कि मिलकर कोऑर्डिनेशन करवाते हैं और पूरी बॉडी के सारे फंक्शन को, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में उनका फंक्शन करवाते हैं, और वो है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन को कराने के लिए, एक क्विक कोऑर्डिनेशन कराने के लिए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो न्यूरल सिस्टम है वो. और एंडोक्राइन सिस्टम एक केमिकल इंटीग्रेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, वो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स. और एंडोक्राइन सिस्टम को डीपली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. अब बात आती है हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की. तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. अब जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है उसमें आता है ब्रेन, और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड. और अगर हम बात करें पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की तो इसमें सारी नर्व्स आ जाती है, जितनी भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड है जो कि ट्रांसमिट करवाएगी इम्पल्सिस को, उसी को बोल देते वो सारी चीज़ें आती है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में. अब जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है यही वो साइट होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है. और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का काम होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है या इम्पल्सिस है या जो भी एक जो ट्रांसपोर्ट वाला काम है, ठीक है, टिश्यूज से ब्रेन के बीच में, टिश्यूज से CNS के बीच का जो वो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो कवर करवाता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. अब मैंने बोला कि सारे नर्व्स इसमें आते हैं, तो ये जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है इसके नर्व फाइबर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले होते हैं एफेरेंट फाइबर्स और दूसरे होते हैं ईफेरेंट फाइबर्स. अब ये जो एफेरेंट फाइबर्स है ये क्या करते हैं, इम्पल्सिस को टिश्यूज, या फिर सपोज जैसे अब अगर आपकी फिंगर में चोट लग गई, ठीक है, तो वो जो इम्पल्स क्रिएट हुई तो उसको CNS तक लेके जाना, ठीक है, CNS तक लेके जाना इस इम्पल्स को कि आपको चोट लगी है उसका काम करेंगे एफेरेंट फाइबर्स. यानी कि टिश्यूज से ये लेकर जाएंगे ब्रेन तक, या फिर आप कह सकते हो CNS तक. ईफेरेंट फाइबर्स का काम होता है कि जो ये CNS अब उस चीज़ का रिस्पॉन्स देगा उसको CNS से लेकर टिश्यूज़ को वापस दे के आना कि अब आपको करना क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा. ठीक है, तो ये होगा एफेरेंट एंड ईफेरेंट फाइबर्स. अब जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है वो दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सबसे पहला है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमस या फिर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. अब
जो ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, इसका काम होता है इम्पल्सिस को कैरी करना सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सीएनएस से स्केलेटल मसल्स के पास लेकर जाएगा इम्पल्सिस को, ठीक है। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, सीएनएस से जो इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स है, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स या फिर जो स्मूथ मसल्स है, उन सब के पास जो आपके ये इम्पल्सेस है उनको कैरी करना। अब हम पढ़ते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दैट इज न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन है ना, ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है। और जो ये सेल बॉडी होती है, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स, और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज होती है जिन्हें बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। अब इसी सेल बॉडीज में से कुछ शॉर्ट फाइबर्स बाहर निकल रहे होते हैं, उन्हें बोला जाता है डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स में भी निजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स का ही काम होता है कि वो जो इम्पल्सेस आ रही है उनको सेल बॉडी की तरफ लेकर जाए, ठीक है। इसके बाद फिर जो चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये देखिए, ये हो गई सेल बॉडी, इसके अंदर एक ग्रैन्युलर बॉडीज हुई जिसे बोला हमने निजल्स ग्रैन्यूल्स। अब ये कुछ फाइबर निकल रहे हैं, इसे बोला हमने डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का काम है कि जब नर्व फाइबर्स आएंगे तो ये उनको लेकर जाएगा अंदर सेल बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ लेकर जाएगा। फिर यहाँ से ये होता है एक्सन, ठीक है। ये एक लॉन्ग फाइबर होता है और जो इसका एंड होता है वो होता है ब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड है ना, हर एक ब्रांच में एक नॉब निकल रही होती है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। और इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का वर्क होता क्या है। अब ये जो एक्सन है, इसका काम होता है उन जो इम्पल्सेस हैं उनको सेल बॉडी से दूर की तरफ लेके जाना। डेंड्राइट्स अंदर की तरफ लेके आए, एक्सन बाहर की तरफ निकालेगा, नेक्स्ट साइनैप्स को देगा। साइनैप्स होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं साइनैप्स। इसके बाद अब जो हमारा न्यूरॉन है वो ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सन एंड डेंड्राइट्स। अगर एक एक्सन है और 2 या फिर 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स है तो मल्टीपोलर, ठीक है। अगर एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सन है तो बाइपोलर, और अगर डेंड्राइट है ही नहीं, सिर्फ एक एक्सन है, तो उसे बोला जाता है यूनिपोलर। और अगर हम बात करें ऐसे ही एक्सॉन को हमने और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अब देखो, ये होती है श्वान सेल्स। अगर इन श्वान सेल्स के बाहर एक ये माइलिन शीथ फॉर्म हो जाए, तो ये माइलिनेटेड हो जाएगा। अगर ये माइलिन शीथ फॉर्म ना हो तो वो नॉन माइलिनेटेड हो जाएगा। 2 माइलिन शीथ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हमें मिलते हैं बेसिकली ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, और माइलिनेटेड हमें स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं। तो ये था हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और फिर आगे ट्रांसपोर्ट होती है, कंडक्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो न्यूरॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेबल सेल्स होती है क्योंकि उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। उनके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो हमेशा एक पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। अब ये पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है, मतलब कि यहाँ पर चार्जेस होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट में तभी कोई चीज़ होती है जब वहाँ पर आयंस की प्रेजेंस हो। अब ये पोलराइज स्टेट में आते कैसे हैं वो हमें समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की, ठीक है। स्टेप 1, देखो, जब कोई न्यूरॉन है वो कोई भी उसके अंदर इम्पल्स नहीं है, कोई इम्पल्स वो कंडक्ट कर ही नहीं रहा है इस टाइम, तो वो एक रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है। अब इस रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो एक्सन की मेम्ब्रेन होती है जो एक्सन मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाती है पोटेशियम आयंस के लिए,
ठीक है, यानी कि अलाउ करती है पोटेशियम आयंस को, और इम्परमिएबल हो जाती है फॉर सोडियम आयंस। सोडियम आयंस को अंदर बाहर नहीं जाने देती, पर पोटेशियम आयंस को आने देती है। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, जो एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सोप्लाज्म यानी कि जो एग्जन के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसमें जो, देखो अब एक्सोप्लाज्म की कंडीशन समझते हैं। एक्सोप्लाज्म में क्या होगा, जो K+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें बाहर वाले फ्लूइड की, जो बाहर प्रेजेंट है ना, जो बाहर प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक पोटेशियम सोडियम ग्रेडियंट बन गया, है ना, उतार चढ़ाव हो गया। अब देखो, अब क्या होगा, जैसे ही ये ग्रेडियंट फॉर्म होगा, इस ग्रेडियंट को मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा। तो इस ग्रेडियंट को मेंटेन करता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस कौन बनाता है, ये बनाता है एक सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका काम क्या होता है, ये ना 3Na+ आयंस, यानी कि 3 जो सोडियम आयंस है उनको बाहर की तरफ ले जाता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले आता है सेल के। ठीक है, और इस ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। इस वजह से अब क्या होता है, सपोज आप सोचो कि ये है हमारी मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 3Na बाहर जा रहे हैं और 2 के अंदर आ रहे हैं, तो जो बाहर वाला चार्ज होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, और अंदर वाला हो जाएगा नेगेटिव। अब अंदर वाला नेगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि जो एक्सोप्लाज्म के अंदर जो नेगेटिव आयंस या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, उसके लिए भी एक्सन जो है वो इम्परमिएबल हो जाती है, यानी कि वो जो नेगेटिव सब्सटेंसेस अंदर प्रेजेंट है वो बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और बाहर वाला हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आया रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसी को बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसी को बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये तो हुआ हमारा स्टेप 1 खत्म। अब देखो, अब सपोज करो कि जो स्टिम्युलस है वो आ गया, स्टिम्युली आ गई। ठीक है, ये हमारा मेम्ब्रेन था, ओके, और इस तरफ यहाँ पर वो स्टिम्युली आ गई, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर आ गई आपकी स्टिम्युली अंदर की तरफ। जैसे ही ये स्टिम्युली आएगी तो जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये ए वाला, ये क्या हो जाएगा, ये एकदम से परमिएबल हो जाएगा सोडियम आयंस के लिए। ठीक है, अब ये जैसे ही सोडियम आयंस के लिए परमिएबल होगा तो सोडियम आयंस अंदर आने लग जाएंगे और ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और इसका जो बाहर वाला पार्ट है ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। सिर्फ ये वाला पार्ट जो और आगे वाला पार्ट है वो अभी भी सेम ही रहेगा, यानी कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। बट जो ये वाला ए पॉइंट है, जो ये ए पॉइंट है, सपोज इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को, ये तो ए है ही, ये वाला पॉइंट तो ए है ही, तो ये वाला जो ए होगा यहाँ पर हो जाएगा रिवर्स सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर आई स्टिम्युली, ये परमिएबल हो गया एकदम से सोडियम के लिए, तो सोडियम अंदर एंटर कर गया और इसने एक पॉजिटिव चार्ज बना लिया यहाँ पर। ठीक है, और बी में अभी भी वही सेम सिचुएशन है, ये इम्परमिएबल है सोडियम के लिए, तो इसीलिए सोडियम बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करा हुआ है, और अंदर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो एकदम से चेंज आया, इसको बोला जाता है, ये साइट ए पर ये जो एकदम से रिवर्स हो गया, इसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन। इनवर्स हो गए चार्जेस एट पॉइंट ए, तो इसको बोल दिया डीपोलराइजेशन। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए,
इसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। अभी हमने रेस्टिंग पोटेंशियल पढ़ा, ये दूसरा है एक्शन पोटेंशियल, यानी कि दोबारा जो ये इलेक्ट्रिकल चेंज आया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आया बिटवीन द प्लाज्मा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट पॉइंट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल, या फिर आप इसको डायरेक्टली नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने दो स्टेप्स पढ़ लिए, एक तो रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हमेशा जो है जो चार्ज है वो कहाँ ऑपोजिट साइड जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसीलिए अब बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो ये जो चार्ज है वो इस तरफ जाएगा, B to A जाएगा। ठीक है, और अंदर की तरफ यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ जाएगा A to B की तरफ। ठीक है, इस तरह से होगा। बाहर की तरफ जो बाहर फ्लूइड है उसमें जो चार्जेस है वो ट्रैवल करेंगे B to A और अंदर की तरफ A to B। इसी तरह से जो इम्पल्स है वो पूरे एक्सन में इम्पल्स जो है वो पूरे जनरेट हो जाएगा, एक तरफ A से B में जाएगा, एक तरफ B से A में जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टिम्युलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी आई थी, ये क्या है, स्टिम्युलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू Na। ठीक है, ये हुआ, ये क्या है, जो स्टिम्यूली की वजह से परमिएबिलिटी मिली सोडियम आयंस को, वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। तो इसीलिए एकदम से क्या होता है, जैसे ही ये खत्म होती है, ये स्टिम्युलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी जैसे ही खत्म होती है तो दोबारा से परमिएबिलिटी किसको मिल जाती है, पोटेशियम आयंस को। और पोटेशियम आयंस एक बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में वापस से अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाते हैं, यानी कि वही स्टार्टिंग वाले में जहाँ पर वो थे कि फिर से जो बाहर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हम बोल देते हैं रीपोलराइजेशन। जब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जैसे पहले पोलराइज्ड था वैसे ही पोलराइजेशन मेंटेन हो जाती है। सो ये था पूरा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस एक बार ध्यान से समझो। बेसिकली यहाँ पर जो खेल है वो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, बस इस चीज़ को ध्यान से समझो और ये आपके 110% फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। देखो अभी जो हमने पढ़ा था वो था कि एक ही न्यूरॉन के अंदर किस तरह से सेल बॉडी से एक्सन में जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का वो कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है एक ही न्यूरॉन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो इम्पल्स है वो किस तरह से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो जो नर्व इम्पल्स है वो कुछ जंक्शन होते हैं, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच का वो जो डिस्टेंस होता है, बीच का वो जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है साइनेप्सिस। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है वो होता है साइनेप्सिस की हेल्प से। ठीक है, साइनेप्सिस बनता है एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की हेल्प से। देखो ये प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक कुछ नहीं है, जो पीछे वाला न्यूरॉन होगा, जैसे सपोज आप जो पीछे वाला न्यूरॉन होगा वो होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और जो आगे वाला न्यूरॉन होगा वो होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। उनके बीच का वो जो डिस्टेंस है उसी को ही बोल दिया साइनेप्सिस। ठीक है, अब ये जो दो न्यूरॉन है इनके बीच में एक स्पेस, एक गैप हो भी सकता है जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब देखो दो तरह के साइनेप्सिस होते हैं। There are two types of synapses, chemical synapses and electrical synapses. अब ये जो केमिकल साइनेप्सिस और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की, तो इसमें ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं ये बहुत पास होते हैं, और ये इतने पास होते हैं कि ईजिली जो करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है, वो ईजिली फ्लो कर जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन
की मतलब तरफ किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है ना वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक न्यूरॉन में कंडक्शन और उसका ट्रांसमिशन हुआ था, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। बट अगर हम बात करें केमिकल की तो यहाँ पर ना दो न्यूरॉन्स के बीच में एक फ्लूइड आ जाता है, एक फ्लूइड फिल स्पेस आ जाता है जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अभी मैंने बोला था ना कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होगा और इजीली जो नर्व इम्पल्सेस है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास चली जाएगी। और ये इलेक्ट्रिकल वाला बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू केमिकल वन। ठीक है, अब अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है, ज़्यादातर ह्यूमंस में ये केमिकल साइनेप्सिस ही होता है, तो अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है, ये क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है बिटवीन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मीडियम की कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि न्यूरॉन को ट्रांसमिट करे फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, है ना। अब और वो क्या होते हैं, वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि ये जो साइनेप्टिक नॉब होती है, साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और उन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं कुछ केमिकल्स जिन्हें बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पर आ गया न्यूरोट्रांसमीटर का रोल। न्यूरोट्रांसमीटर ही हेल्प करते हैं इम्पल्सिस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में लेके जाना थ्रू केमिकल साइनेप्सिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये होगा कैसे। देखो, जो एक्सन टर्मिनल्स है उनके अंदर उनके वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो हमें पता ही है। तो जब जैसे ही एक इम्पल्स आई, ठीक है, एक एक्शन पोटेंशियल आया एक्सन टर्मिनल पे, एक्सन टर्मिनल मतलब वही नीचे वाला पार्ट जहाँ पर वो साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है वो मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन्स की तरफ बढ़कर क्या करेगी, वो फ्यूज हो जाएगी। साइनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन की तरफ बढ़कर क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो कर जाएगी फ्यूज, और फ्यूज करके अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है, अपने न्यूरोट्रांसमीटर को उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोड़ देगी। ठीक है, अब देखो, स्टिम्युली आया, नर्व इम्पल्स आया, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़े और उसके बाद अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए ये जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और फिर वहाँ पर जाकर ये बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर्स में। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर्स से। और ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे on the membrane of postsynaptic neuron पर। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी उसके रिसेप्टर्स पर जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड हो जाएंगे और फिर भाई आप पहुंच गए वहां तक। उसके बाद क्या होगा, वो जो नर्व इम्पल्स है वो आगे आगे कंडक्ट होने लग जाएगी उसी प्रोसेस से जो कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो अब बढ़ते हैं हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की तरफ। अब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हमारा आता है ब्रेन। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम फॉर्म करता है हमारी बॉडी में, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये जितने भी हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि जो हम मूवमेंट्स कर रहे हैं हैंड से, हम अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं या फिर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग आवर लेग्स, तो ये सब कुछ जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स है वो सब हमारा ब्रेन करता है। उसके बाद जितनी भी हमें जो हंगर है, जो हमें भूख प्यास लगती है, हमें जो नींद आती है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जितनी भी हमारे पास एबिलिटीज़ होती है देखने की, सुनने की, बोलने की, हमारी मेमोरीज, इमोशंस, थॉट्स वगैरह, ये सब कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है वो किससे कवर्ड होता है, वेल प्रोटेक्टेड होता है स्कल से। अगर हम स्कल के अंदर देखें तो स्कल के अंदर भी जो हमारा ब्रेन है वो कवर्ड होता है क्रेनियल मेनिंग्स से। क्रेनियल मेनिंग्स,
इनसे कवर्ड होता है। अब ये जो क्रेनियल मैनिंग्स है ये भी ना 3 लेयर्स से मिलकर बनती है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है ड्यूरामेटर, मिडल लेयर को बोला जाता है अरैक्नॉइड, और अंदर वाली लेयर को बोला जाता है पियामीटर। इसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में आकर डिवाइड हो जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं फोर ब्रेन से, तो इसको हम डीपली पढ़ते हैं। चलिए, अब जो फोर ब्रेन है ना वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो मेजर पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम, ठीक है। अब सेरिब्रम को ना एक डीप क्लेफ्ट डिवाइड कर देती है, एक डीप क्लेफ्ट डिवाइड कर देती है सेरिब्रम को इनटू 2 हेमिस्फेयर, एक तो लेफ्ट और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हेमिस्फेयर्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्ट। एक ट्रैक्ट बना लेती है नर्व फाइबर्स मिलकर, और उस ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम की हेल्प से ये एक दूसरे से दोनों हेमिस्फेयर्स अटैच्ड होते हैं। अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है ये कवर्ड होता है एक लेयर ऑफ सेल्स से, ठीक है। ये कवर्ड होता है विद अ लेयर ऑफ सेल्स, और उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसको बोला जाता है ग्रे मैटर। इसको ग्रे मैटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ग्रेइश कलर की वजह से। अब इसका ग्रे कलर क्यों होता है? इसका ग्रे कलर होता है बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडीज। यहाँ पर बहुत सारी न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं और वो इसको एक ग्रे कलर दे देती है, इसीलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बोला जाता है ग्रे मैटर। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसमें मोटर एरियाज और सेंसरी एरियाज होते हैं, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होते हैं? मोटर एरियाज और सेंसरी एरियाज। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर बनाती है एसोसिएशन एरियाज। ये जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एरियाज, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। जो हमारी मेमोरी और कम्युनिकेशन पावर होती है वो सब एसोसिएटेड होती है हमारे इन एसोसिएशन एरियाज से। इसके बाद आगे जो फाइबर होते हैं इस ट्रैक्ट में, कौन से वाले ट्रैक्ट में? जो अभी हमने देखा था ये कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं और यही सेरिब्रल हेमिस्फेयर का अंदर वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस लेयर को, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर की ये लेयर होती है, पता नहीं आज क्या हो गया, जो ये लेयर होती है इसको एक वाइट अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। ये जो वाइट अपीयरेंस मिलती है इस वजह से इसको बोला जाता है वाइट मैटर, ठीक है। वाइट अपीयरेंस किस वजह से मिली? बिकॉज ऑफ द ओपेक वाइट अपीयरेंस ऑफ द लेयर ऑफ माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय द फाइबर्स, ठीक है। जो फाइबर्स की लेयर है, ठीक है, वो किससे कवर्ड है? माइलिन शीथ से। माइलिन शीथ दे रही है एक ओपेक वाइट अपीयरेंस, इसीलिए इसको बोल दिया वाइट मैटर। अब जो सेरिब्रम है वो रैप्ड होता है, ठीक है, वो मतलब रैप करता है एक स्ट्रक्चर को, ठीक है, रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर का नाम है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के अराउंड रैप्ड होता है सेरिब्रम। अब जो ये थैलेमस होता है
यहीं पर ही यहीं पर ही एक सेंटर होता है, मतलब ये जो थैलेमस है यही एक सेंटर फॉर्म करता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। जितने भी ये सेंसरी मोटर सिग्नलिंग वगैरह होते हैं उनको ये देखता है, ये कंट्रोल करता है थैलेमस। ठीक है, फिर एक और पार्ट आता है हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के बेस पर प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर और जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उस सबको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी सेल्स भी होती है हाइपोथैलेमस में जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हाइपोथैलेमस है वो इन्वॉल्व होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन ऑल्सो। इसके बाद आती है बात मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन में कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि मिड ब्रेन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन और पॉन्स के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, एक कैनल है जिसका नाम है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो कि मिड ब्रेन से पास करता है। ठीक है, पास करता है मिड ब्रेन से, passes through मिड ब्रेन। ठीक है, फिर जो मिड ब्रेन, दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जो मिड ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है, डोर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन की जो डोर्सल साइड है वहां पर 4 राउंड स्वेलिंग्स या फिर 4 राउंड लोब्स प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो इतना ही था जो कि हमें मिड ब्रेन में याद रखना है। फिर लास्ट है हमारा हिंड ब्रेन। अब ये जो हिंड ब्रेन होता है ना, ये भी 3 पार्ट से मिलकर बनता है। एक तो है पॉन्स, दूसरा सेरिबेलम और मेड्यूला। अब मेड्यूला को हम मेड्यूला ओब्लेंगेटा भी बोल देते हैं। जो पॉन्स है उसमें फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करके रखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ इसके पास क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स कनेक्ट करते हैं अलग अलग पार्ट्स को। ब्रेन के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करके रखता है पॉन्स के फाइबर्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम एक एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है। मतलब अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स आ जाए तो उनको स्पेस प्रोवाइड करेगा सेरिबेलम। अब जो मेड्यूला है ब्रेन का, वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, मेड्यूला इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मेड्यूला होता है इसके पास वो वाले सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, और जो ब्रेन स्टेम होती है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बनती है। ब्रेन स्टेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन स्टेम कौन से पार्ट्स से मिलकर बनती है। तो जो ब्रेन स्टेम है वो बनती है मिड ब्रेन। ब्रेन स्टेम बिल्कुल एक स्टेम की तरह होती है, आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता लगेगा। पॉन्स एंड मेड्यूला ओब्लेंगेटा। अभी देख लेते हैं एक बार ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर। ये देखिए, जो ये वाला पार्ट है ये होता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, यहाँ पर ये रहा मिड ब्रेन, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये वाला पार्ट हो गया पॉन्स और ये हो गया मेड्यूला ओब्लेंगेटा। ठीक है, तो ये होता है ब्रेन स्टेम। अब लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये बेसिकली मतलब आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो होता है कि सपोज कोई गर्म चीज़ है और आपने उसको टच कर लिया और एकदम से वो जो आपको सडन रिएक्शन होगा, आपने अपने हाथ को हटा लिया, तो वो जो सडन रिएक्शन है उस टाइम आपके पास कोई थॉट नहीं आया, कुछ नहीं सोचा आपने, जस्ट वो एक सडन रिएक्शन था। तो वो जो सडन रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता किस तरह से है? ठीक है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस स्टिम्युलेशन होता है। अच्छा ठीक है, देखो कैसे। अब जैसे कि इसके लिए आपको चाहिए एक 1 एफरेंट न्यूरॉन। 1 एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, जो जैसे ही आपने टच किया, सपोज आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, तो वो एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, फटाफट से CNS को जाकर सिग्नल्स देगा। ठीक है, उसने CNS को सिग्नल्स दिए। अब आपको क्या चाहिए, एक डोर्सल नर्व रूट चाहिए जो कि CNS तक पहुंचाएगी उसको जल्दी से।
ठीक है। इसके बाद एक इफेरेंट न्यूरॉन चाहिए होगा, जो कि अब जो सिग्नल्स आए कि अब आपको क्या रिएक्शन देना है, वो सीएनएस से उस इफेक्टर एरिया पर लेकर जाएंगे। ठीक है। और एकदम से सपोज अगर आपको कई बार आपके नी में जर्क आ जाता है, एक झटका सा आ जाता है, तो वो जो आपका एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है वही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेसिकली वहाँ पर आपका एक डोर्सल रूट आपको चाहिए होता है जो कि फटाफट से उसको पहुँचाए आपके सीएनएस तक। एक एफेरेंट पाथवे चाहिए होता है और इसी तरह से एक ईफेरेंट पाथवे चाहिए होता है। इसी तरह से आपका स्टिम्युली की तरफ एकदम से सडन रिएक्शन आता है। So that's all for this chapter. We'll continue another chapter in my next video. Till then, please like, share and subscribe.